कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से आपकी विंसर ईयर बुक की जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये कंप्लीट करके ही आपको एग्ज़ाम में भेजूं। और मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप इस किताब को लो ही लो, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस किताब को अपने लिए ख़रीद के लाइए, क्योंकि आपकी भी आर्थिक स्थिति, आपके ऊपर भी किताबों का दबाव हो, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। ठीक है, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको करा दूंगा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये किताब हमेशा से मतलब हमेशा से अपने आप में कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद सिद्ध हुई है, स्पेशली यूकेपीएससी के एग्ज़ाम में। यूकेपीएससी की करंट अफेयर एक बार आप नाप तोल के झोंक के देख लेना, आपको कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन मिलेंगे। आपने क्वेश्चन देखा, वो यूकेपीएससी में पूछा गया था कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बैंक की कौन सी बैंक की शाखाएं, यहाँ पे ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है। वो क्वेश्चन भी इसी किताब से आया था। ठीक है, वो स्टार्टिंग में आपका उत्तराखंड में बैंक का इतिहास जो दिया था, बैंकिंग सिस्टम दिया था, वहाँ से क्वेश्चन आया था। तो कई बच्चे पूछते थे सर कौन सी किताब है विंसर ईयर बुक की। तो ये देखिए हर साल आती है, ये तो खैर 2021 का इसमें करंट अफेयर होगा। ये जो किताब है 2022 का जो होगा वो आपका जनवरी या फरवरी मार्च के आसपास ही वो किताब आ पाएगी, उससे पहले नहीं आएगी आपकी वाली किताब। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों को इससे तैयारी करने में कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा ही होगा आपके लिए। ठीक है, दूसरी बात, एक और चीज़ ध्यान रखना, कल क्लास नहीं आ पाई थी आपकी किन्हीं कारणों से, क्योंकि घर पे हूँ, पहाड़ में हूँ, और यहाँ पे बरसात का मौसम है तो कभी लाइट रहती है, कभी फ़ोन पे बैटरी है नहीं है, कई यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कल की जो क्लास नहीं आ पाई उसकी भरपाई आपको इस वीक कहीं ना कहीं कर दूँ। और मैं देहरादून में नहीं हूँ, इसलिए आपका बोर्ड के साथ क्लास या लिख के साथ क्लास कराना संभव नहीं है। जितना मुझसे हो सकता है, जैसे स्टैंड लेके आया, कैमरा लेके आया, वो ये माइक लेके आया, किताबें लेके आया, इतना मुझसे हो सकता था। फिर भी मैं अपना छुट्टी का समय आपको थोड़ा बहुत दे पा रहा हूँ, आधा एक घंटा, तो ये आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए, जितना आप मेरी भी जो समस्या है वो समझ सकते हैं। अब देखना, आज की जो क्लास है ये बहुत तेज चलेंगी। ये क्लास है, ये ऐसा नहीं कि करके शब्द लिखाओ, वो आप पे डिपेंड है, आप कितनी जल्दी मतलब स्मार्ट वर्क करके मेरे बोलने के साथ साथ लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, या आप किताब पे हाईलाइट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, सब आप पे डिपेंड करेगा बच्चों। ठीक है, देखिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखना, स्टार्टिंग में एक चीज़ दे रखा है इसने, बधाई संदेश। यानी बधाई संदेश का क्या मतलब है, इस किताब वाले ने जिसने ये पब्लिश की है, इन लोगों ने किसी न किसी को बधाई दी होगी किसी न किसी चीज़ में, और उन्हें कोई न कोई अच्छा काम किया होगा। और ये अच्छा काम जैसे इसमें दिया है, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर योगी एरन, कल्याण सिंह रावत मैती, डॉक्टर भूपेन्द्र सिंह संजय, प्रेमचंद शर्मा, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जयप्रकाश नौटियाल, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित कर्नल अमित बिष्ट एवं शीतल, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित ओलंपिक खिलाड़ी वंदना कटारिया तथा गायक पवनदीप राजन को हार्दिक बधाइयाँ। यानी इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में कई पुरस्कार जीते हैं, कई अच्छे काम किए हैं, तो हो सकता है कि इस दौरान क्वेश्चन आपसे यहाँ उठा दे। अब देखिए, मैंने पहले कह दिया ये किताब आपकी वर्ष 2021 के समसामयिक की करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग होगी, और इसमें कई चीज़ें लिंक की गई होंगी नेशनल लेवल की करंट अफेयर से, इंटरनेशनल चीज़ों से। तो आपको ये किताब इसलिए भी फायदेमंद होती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जीएस के क्वेश्चन भी इसी किताब से उठा दिए जाते हैं, वो लिंक कर देता है। जैसे उत्तराखंड के अगर राष्ट्रीय पार्क देखोगे, इनके बारे में दिया होगा, तो टोटल वो दे देगा कि यूनेस्को में जो उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क है, वो ये है, भारत में इतने हैं, भारत में पहला ये बना था, वो लिंक कर देता है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी ये किताब आपके लिए सही साबित होती है कई मायनों में अगर हम देखें। और अगर आप ईयर बुक की जहां तक बात करते हैं, हमेशा से एक चीज नोट करना, कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, अलग अलग राज्य के जो ट्रिपल एससी आयोग जो होते हैं वो एग्जाम कराएं, ईयर बुक से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ये हमेशा से मैंने एक चीज़ नोट की है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी कहता है कि ईयर बुक से क्वेश्चन आते हैं। और आप लोगों से मैं ये कहूँगा, ईयर बुक जितना भी हो सकता है, चाहे जो भी कंटेंट इसमें दिया हो, इसको तय करके अपने एग्जाम में जाना, और आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपको बताया था पद्म पुरस्कारों से सम्मानित, तो एक जगह लिख लीजिए वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार। इसमें याद रखना, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को पद्म अपने आप पर भूषण मिला है। यानी पद्म 3 होते हैं, पद्म सबसे पहले पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। डॉक्टर अनिल जोशी को पद्म अपने आप में भूषण मिला, जबकि बाकी को डॉक्टर योगी एरन जी हैं, कल्याण सिंह रावत मैती जी हैं, डॉक्टर भूपेन्द्र सिंह संजय है, और प्रेमचंद शर्मा, इन 4 लोगों को वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो कभी
कभी कभी एग्जाम में देखना प्रीवियस ईयर का पद्मश्री पूछ देता है। जैसे 2022 का मैंने कराया हुआ है, जो बर्थवाल जी को है या अपने आप में बसंती देवी जी को हैं, जो भी पद्म पुरस्कार 2022 में मिले हैं मैंने कराया हुआ है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हुआ था आपका उससे पहले की करंट अफेयर में हो या कहीं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हो। तो 2022 के पद्म पुरस्कार तो आपने देखने ही देखने, लेकिन वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार देख के जाओगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं, और मैंने बता भी दिया कि किस किस को मिला है। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार लिख लीजिए किसको मिला है, जयप्रकाश नौटियाल को। वर्ष 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार जयप्रकाश नौटियाल को मिला। जबकि 2021 में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो मिला है वो कर्नल अमित बिस्टेम शीतल को मिला है। किसको मिला है, कर्नल अमित बिस्टेम शीतल को मिला है। ठीक है, इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया वंदना कटारिया को। यानी वंदना कटारिया आप लोग जानते होंगे हॉकी प्लेयर हैं, हरिद्वार से बिलोंग करती हैं, ओलंपिक में लगातार 3 गोल इन्होंने दागे थे हॉकी में, और उत्तराखंड सरकार ने भी इन्हें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो इनको भी अर्जुन पुरस्कार द्वारा राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया था। तो ये पता भी आपको होना चाहिए कि वर्ष 2021 में उत्तराखंड से किसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया, किसे अपने आप में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला, किन्हें पद्म विभूषण मिला, मतलब भूषण मिला, और किन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। इतना मैंने बोला, इतनी तेज बोला, इतने बोलने के साथ साथ आपको चीज़ों को नोट करना होगा, क्योंकि आप एक छात्र हैं, एक ऐसे छात्र हैं जो बहुत भागती हुई जो तेजी से बढ़ते हुए कंपटीशन में अपने आप को उसी स्पीड के साथ बरकरार रखें। अब ऐसा नहीं हो सकता, चल बाबू लिख 2021 का राष्ट्रीय तेंजिंग पुरस्कार किसे मिला, ऐसे नहीं लिखा पाऊंगा, क्योंकि ना बोर्ड है साथ में, ना कुछ है। ये जितनी जल्दी हो सके इस किताब को कवर करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, साथ ही साथ देखना आप वंदना कटारिया जी को तीलू रौतेली सम्मान से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 में इनको तीलू रौतेली सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो लिख लीजिए वर्ष 2021 में उत्तराखंड सरकार द्वारा तीलू रौतेली वंदना कटारिया को ही दिया गया। ठीक है, और 14 नवंबर 2021 को इनको क्या दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए वर्ष 2021 में नेक्स्ट पेज में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ क्या दिया हुआ है, आपदा, महामारी और राजनीतिक उथल पुथल। यानी उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी यहाँ पर आपदाएं आई थी, क्या राजनीतिक उथल पुथल हुआ था, मुख्यमंत्री जो चेंजेज हुए थे, या इसके अलावा जो महामारी जो कोविड की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके अंदर आपको याद रखना है कि एक तो बहुत बड़ा जो यहाँ पे घटना घटी थी, यानी बहुत मतलब एक दुखद घटना जिसको आप लोग कह सकते हैं, जिसमें जनरल बिपिन रावत जो देश के पहले सीडीएस थे, वो उत्तराखंड से वो बिलोंग करते थे, और उनका जो निधन हुआ तमिलनाडु में, 11 और लोग उसमें मारे गए, उनकी पत्नी भी उसमें मारी गई थी। तो डॉक्टर जनरल बिपिन रावत, जो बिपिन रावत जी हैं, उनका जो सीडीएस बिपिन रावत हैं, देश के पहले सीडीएस, उनका निधन की स्थिति को हुआ। तो ये याद रखना 8 दिसंबर 2021 को याद रखना। ठीक है, तो लिख लीजिए देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वो किस तिथि को हुआ था या दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वो हुआ था 8 दिसंबर 2021 को, जिनमें इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी निधन हो गया था। अब ये देश के पहले सीडीएस थे, आप लोग सभी जानते हैं। तो इन्होंने अपना पदभार कब ग्रहण किया था, ये किया था 1 जनवरी 2020 को ना, हाँ 1 जनवरी 2020 को पहले सीडीएस इनको नियुक्त किया गया था, यानी पदभार ग्रहण किया गया था। और ये भारतीय सेना के सर्वोच्च यानी अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी एक प्रकार का जनरल भी रहे हैं आर्मी के 2016 के आसपास। ठीक है, अब क्योंकि इनका संबंध उत्तराखंड से है, करंट में इनकी जो न्यूज़ बनी वो इनका क्या हुआ था, इनका निधन हो गया था, इसलिए इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, देहरादून में हुआ था। मूल निवास इनका पौड़ी गढ़वाल जिले के अंतर्गत आता है, 1958 के आसपास शायद इनका जन्म हुआ था। ये थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, इसके अलावा उत्तराखंड में 2021 स्टार्टिंग में ही ऋषिगंगा में बाढ़ आई थी, अगर आपको याद होगा। 7 से 8 फरवरी 2021 में आपको ऋषिगंगा में जो ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ था, एक प्रकार के ग्लेशियर मतलब एविलांस जो हुआ था, ग्लेशियर जो टूट गया था, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और 21 तिथि को हुआ था, 7 फरवरी को ऋषिगंगा की सुबह अचानक भयानक बाढ़ आ गई थी, और रैनी गांव के पास 5 मेगावाट क्षमता की ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। यानी आपको ये याद रखना कि जो ऋषिगंगा के पास रैनी गांव है, वहां पर जो आपदा आई थी वो ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में केदारनाथ आपदा जो 2013 है उसके बाद सबसे बड़ी आपदा थी, क्योंकि इसमें 172 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो बहुत बड़ी यहाँ पे दुर्घटना, बहुत बड़ी आपदा इसको माना गया। तो आपको इस आपदा के बारे में कब हुई थी, किस नदी पे हुई थी, कौन सा गांव यहाँ पे था, इन चीज़ों के बारे में, रैनी गांव था वहाँ पे, ऋषिगंगा नदी पे थी, और धौलीगंगा पे भी यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, और एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट वहाँ पे था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था, ये मैंने आपको बताया हुआ भी था। ठीक है,
अब देखिए, इसके बाद आपको यहाँ से जो चीज़ें पता होनी चाहिए, अनुक्रम इंडेक्स दिया हुआ है आगे से आपका। अब ये इतनी अच्छी किताब मेरे को लगती है, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मैं कोई प्रमोशन नहीं करता। पहली बात तो आप लोग, एक इंसान, एक व्यक्ति मुझसे ये कह दे कि तू प्रमोशन करता है, मैं उसको वहीं पे मतलब बता दूंगा। एक भी मुझे प्रूफ दिखा दे, मैंने कभी किसी किताब के बारे में मतलब अपनी ओर से या किसी ने मुझसे कहा इसको प्रमोट कर, ऐसा कभी मैंने ऐसे काम नहीं किए। मैं हमेशा उन्हीं किताब, जैसे मैं परीक्षावाणी में जानता हूँ नए बच्चों के लिए अच्छी किताब है फैक्ट उत्तराखंड के ढूंढते हैं तो उसमें मिल जाते हैं। विंसर ईयर बुक से उनको करंट अफेयर बन जाती है। ल्यूसेंट हिंदी बेसिक किताब है। ल्यूसेंट जनरल स्टडी वनडे एग्जाम के लिए बेसिक किताब है। इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ो। इसके अलावा आप लोग कभी नहीं कह सकते कि मैंने किसी किताब के लिए आपको रिकमेंड किया होगा। जो मैं जानता हूं आप लोगों के लिए क्या बेहतर हो सकता है वही मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसमें इंडेक्स दिया है, देखो स्टार्टिंग में करंट अफेयर दिया है, बाकी जो आगे के पोर्शन है, आगे के चैप्टर दिए हैं। उत्तराखंड में एक परिचय, उत्तराखंड स्थिति, महत्वपूर्ण एवं विश्व प्रसिद्ध उपलब्धियां दी हैं, उत्तराखंड के खेल खिलाड़ी एवं खेल नीति दी है, उत्तराखंड के खेल से संबंधित क्वेश्चन दिए हैं, विश्व विरासत दी है, उत्तराखंड सरकार की नीतियां। तो बहुत इतना प्रेशर मत लेना कि यार कैसे होगा, कौन कराएगा, इतनी किताबें क्यों ले। मैं हूं ना कराने को, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो करके जाइए, ठीक है। अब देखिए, सीधे हम लोग आ जाते हैं बच्चों इसमें सॉरी, केदारनाथ धाम के बारे में स्टार्टिंग में दिया है, इधर दिया है, ठीक है। अब मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा, मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कि इस जगह से जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, देखिए। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने केदारनाथ धाम में शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया था। बहुत से लोगों को याद होगा, तो इस तिथि को याद रख जाना, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, हाल ही में या वर्ष 2021 में किस तिथि को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा केदारनाथ में शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया था। आत्मा परमात्मा के पास चले जाए, बेहोश हो जाओ, बेहोशी का आलम छट जाए, इससे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर जाना बच्चों। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, मेरी आत्मा खुद ये कह रही कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। क्यों, उससे जो जब ये घटना हुई थी, यानी जब ये बात हुई थी 5 नवंबर 2021 को, जब शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया था, उसके बाद कोई बड़ा एग्जाम हुआ ही नहीं। यहाँ पे वीडियो हो चुका था आपका पहले, मतलब उस टाइम पे, लेकिन वो बहुत जल्दी हो गया था, यानी उस टाइम पे उतना समय मिला नहीं ये करंट अफेयर का क्वेश्चन इंक्लूड करें, तो तब से कोई ऐसा बड़ा पेपर हुआ नहीं है आपका, ये तो आप भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा और ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। क्या लिखोगे, देश के प्रधानमंत्री द्वारा केदारनाथ धाम में आदिगुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति का अनावरण किया गया, किस तिथि को किया गया, 5 नवंबर 2021 को, यानी राष्ट्र को समर्पित किया गया। एक क्वेश्चन। दूसरा याद रखना है, इसकी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है बच्चों, ये टोटल इसकी ऊंचाई लिख लीजिए नीचे, 14 फीट इसकी ऊंचाई है। 14 फीट में याद रखना 2 फीट इसका आधार है, बेस, यानी जिस बेस में उसको मूर्ति को बनाया गया होगा, उसके अलावा 12 फीट उससे ऊपर है, यानी खाली मूर्ति की ऊंचाई 12 फीट, आधार की 2 फीट, टोटल मिला के 14 फीट इसकी क्या है, अपने आप में ऊंचाई है। तीसरा यहाँ से जो क्वेश्चन याद रखना है आपको, वो ये याद रखना है कि इसका प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था। ध्यान रखना, इस मूर्ति का प्रसिद्ध मूर्तिकार था अरुण योगीराज, यानी इसके मूर्तिकार लिख लीजिए, प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज। इतना आपको याद रखना है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपनी जो समाधि, यानी अपना जो लिया था, वो कब लिया था, 820 ईसा के आसपास, वो सब आपको पता है, ये आप जानते हैं। इसके बाद देखिए, ये फिर आ गया, देखिए पद्म पुरस्कारों के बारे में जो लिस्ट 2021 की, 2022 तो पता होना ही होना चाहिए, और एक साल पुराना क्वेश्चन पूछेगा तो 2021 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति ने जो सबसे पहले डॉक्टर अनिल जोशी है, उनको क्या मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 2021 में, पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी। अब इनका संबंध किस चीज से है, कौन है, क्या है, आपको खुद पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो मल्टी डायमेंशनल छात्र बनना होगा। सामने वाला आपको मार्गदर्शन दे रहा, क्यों मुंह लटका रहे हो, बताओ क्या मतलब है मुंह लटकाने का, स्माइल तो कर दो यार भाई, इतना नहीं कर सकते हो क्या अपने सर के लिए, जब वो बता रहे हैं ऐसा कर जाना, हाँ बोलो ना। देखो लोगों को समझ ही नहीं आता हम क्या पढ़ें, मैं तो आपको एटलीस्ट उसके डायमेंशन बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से वो पूछ सकता है। डॉक्टर अनिल जोशी को पद्म भूषण मिलाकर ये नहीं पूछेगा तो पूछ देगा डॉक्टर अनिल जोशी का संबंध किससे है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन या किस संगठन को चलाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन, या उनको कौन सा पहले कोई और पुरस्कार मिला, तो गूगल करोगे इजीली आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 4 लोगों को पद्मश्री मिला था 2021 में, ठीक है। वो कौन कौन थे, डॉक्टर कल्याण सिंह रावत मैती जी, इसके अलावा डॉक्टर योगी एरन जो थे, ठीक है। कल्याण सिंह रावत मैती वो डॉक्टर नहीं, और डॉक्टर नहीं है वो, ठीक है, डॉक्टर योगी एरन है दूसरा। तीसरा है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय, और चौथे हैं अपने आप में प्रेमचंद शर्मा। यानी 4 लोगों को पद्मश्री मिला, इनमें से किसे नहीं मिला, या इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो मैच करना पूछ सकता है कि ये इनका संबंध किसका किसी से है, तो पद्मश्री 2021 के हों या 2022 के हों, दोनों साल के आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वीर प्रसूता भूमि के महान नायक, यानी वीर प्रसूता। इसमें क्या दिया है इसने,
उत्तराखंड से ऐसे व्यक्ति जो जिन देश सेवा में, चाहे आर्मी में हो या किसी अन्य फील्ड में जहां देश सेवा की बात आती है, वहां काम किया है। ठीक है, तो अजीत डोभाल जी के बारे में आपको अभी पढ़ना है नहीं। सेकंड दिया है जनरल बिपिन रावत। इनका जो जन्म स्थान मैंने आपको बताया था, ये देखो 16 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ था, ये याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर बिपिन, जो मतलब डॉक्टर कह रहा हूँ मैं, बार बार डॉक्टर ही आ जा रहा है मेरा, CDS बिपिन रावत जी जो है, ठीक है, जनरल बिपिन रावत जी जो हैं, उनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 को देहरादून में, जबकि उनका मूल निवास जो है माना जाता है, वो माना जाता है सैण यानी बिरमोली, यानी द्वारीखाल ब्लॉक के बिरमोली में उपग्राम सैण पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में। इनका मूल जो है अपने आप में कहाँ है, पौड़ी में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इनको इनके बारे में याद रखना है कि इनको देश का पहला CDS नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो किस तिथि को इनने अपना कार्यभार ग्रहण किया था, 1 जनवरी 2020 को देश के पहले CDS के रूप में ये आए थे, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, इसके अलावा इनका हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था, जिनमें इनका निधन हो गया था, वो हुआ था 8 दिसंबर 2021 को। तो लिख लीजिए, इनका निधन जो हुआ था 8 दिसंबर 2021 को, और इसमें जो हेलीकॉप्टर यानी विमान था उसका नाम है IAF, पूरा लिख लेना, IAF VI, वी मतलब वेजिटेबल वाला। ठीक है, IAF VI और 17V5 यानी 17V5 यानी IAF VI 17V5, ये इनके क्या है, हेलीकॉप्टर का, जिसमें इनका क्रैश हुआ था, जिसमें इनकी दुर्घटना में मौत हुई थी, इसका नाम है। ठीक है, बाकी जनरल बिपिन चंद्र जोशी, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, धूम सिंह चौहान, इनके बारे में आपको फिलहाल उतना ज़्यादा मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है। दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी के बारे में आपको देखने की जरूरत है। दरबान सिंह नेगी कौन है, उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च सैन्य सम्मान हुआ करता था, विक्टोरिया क्रॉस से पाने वाले पहले उत्तराखंड के व्यक्ति थे दरबान सिंह नेगी। और इनके बारे में आपको ये चीज़ याद रखना है कि इन्होंने गढ़वाल राइफल की कौन सी बटालियन का नेतृत्व किया था, तो ब्रैकेट में नेतृत्व लिख लेना, 1/39 1/39 गढ़वाल राइफल्स। और इन्होंने कहाँ पर नेतृत्व किया था, एक जगह थी फेस 2 वार्ट, यानी फेस 2 वार्ट। ठीक है, फेस 2 वार्ट में इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था, और यहाँ जर्मनी से सुबह होने तक पूरा इलाका मुक्त कर, यानी जर्मनी के खिलाफ इन्होंने फेस 2 वार्ट नामक जगह पे क्या किया था, अपना जो गढ़वाल राइफल बटालियन है 1/39 उसका नेतृत्व किया था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो दरबान सिंह नेगी है, जिनको पहला विक्टोरिया क्रॉस मिला था, उन्होंने जर्मनी के खिलाफ किस स्थान पर मोर्चा खोला था, तो फेस 2 वार्ट नामक जगह को इन्होंने छीना था। तो फेस 2 वार्ट के अभियान पे ये गए थे और 1/39 गढ़वाल राइफल का इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद आता है बच्चों गब्बर सिंह नेगी, और विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था इनको। ठीक है, सेकंड व्यक्ति थे जिन्होंने गब्बर सिंह नेगी के मतलब दरबान सिंह नेगी के बाद गब्बर सिंह नेगी, जिनको भी क्या मिला था, विक्टोरिया क्रॉस मिला था। और प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के मोर्चे पे राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी ने न्यूवे सेपल के मोर्चे पे, यानी अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त सेकंड व्यक्ति उत्तराखंड से गब्बर सिंह नेगी ने फ्रांस के खिलाफ किस स्थान पर मोर्चा खोला था, इसका नाम लिखोगे न्यूवे सेपल, न्यूवे सेपल, न्यूवे सेपल, क्या लिखोगे, न्यूवे सेपल। यहां पर इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था, किसने, गब्बर सिंह नेगी ने। ठीक है, और सेकंड व्यक्ति थे जिनको क्या मिला था, यहाँ से विक्टोरिया क्रॉस मिला था। इसके बाद इन्होंने दिया है सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी, जसवंत सिंह रावत। इनके बारे में तो बहुत ज़्यादा अगर आप लोग वहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षावाणी की किताब में आपको दिया होगा, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए, जब आप विंसर ईयर बुक को पलटाओगे तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मिलेगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ इसने हल्का सा यहाँ पे दिया स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड मैं पढ़ूंगा मेन चीज़, आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, 20वीं शताब्दी में किसने देहरादून की घोसी गली में गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, ये लिख लीजिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किसने देहरादून के घोसी गली में गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, इनका नाम है रासबिहारी बोस जी ने। ठीक है, रासबिहारी बोस ने घोसी गली में क्या किया था, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, जो 1914 में एक चीज हुई थी, जो होम रूल लीग की शाखा स्थापित हुई थी उत्तराखंड में, तो लिखो उत्तराखंड में होम रूल लीग की शाखा कब स्थापित हुई थी, 1914 में। उत्तराखंड में होम रूल लीग की शाखा कब स्थापित हुई थी, 1914 में। ठीक है, इसके बाद लिखना कुमाऊं परिषद की स्थापना, लिख लीजिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1940 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आगे सुन लो। अब आप कहोगे सर यहाँ पे इतने बेसिक क्वेश्चन क्यों बता रहे हो, क्योंकि किताब में दिया है। मैं कह रहा कि किताब अगर देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, बीच बीच में इस टाइप के क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला देखना, जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगे, इससे आगे को क्या देखना है,
इसने दिया है 1916 में कुमाऊं परिषद के बाद कुली बेगार कुली उतारी, सब आप जानते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखना है, देखते इसने लिखा है महात्मा गांधी ने भी उत्तराखंड में 1915 से 1946 के मध्य 6 बार यात्राएं की। अब बताइए आपका आयोग क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या है, क्या नहीं है। उसने किसी से कहा ले भाई पेपर सेट कर, और पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट को ये किताब भी हो सकता है कि रिकमेंड हुई हो। इसके पीछे क्यों मैं कहता हूं कि ये किताब रिकमेंड हुई है, देखिए जब आप इसके स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पर परामर्श लिखा है, यानी किस किस से किताब से संबंधित परामर्श लिए हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच जिनकी किताब आप पढ़ते हैं, मदन मोहन करगेदी इनकी किताब पढ़ते हैं, सतीश चंद्र एकांत, एस सी खरकवाल, हरीश चंद्र नैनवाल, प्रोफेसर एम पी एम बिष्ट, राजेंद्र प्रसाद बलौदी, प्रताप शाह, कल्याण सिंह रावत, नौटियाल जी हैं, जोधराम जोशी, जय सिंह रावत, इंद्र प्रकाश सुनेजा, चंद्रशेखर तिवारी, शैलेंद्र नेगी, यानी कहीं दिनेश शास्त्री, संजय अग्रवाल, यानी बड़े बड़े नाम इसमें हैं जिनको उत्तराखंड के बारे में अच्छा खासा ज्ञान है, अच्छा खासा उन्होंने शोध किया है, अच्छी खासी उनकी किताबें पब्लिश होती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ईयर बुक एटलीस्ट आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। नहीं पढ़ पाओगे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो अगर क्वेश्चन आता है 1915 से 46 तक गांधी जी ने उत्तराखंड में कितनी बार यात्राएं की, तो 6 बार यात्राएं की, इसको भी आपने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है टिहरी रियासत के अधीन कीर्तिनगर में नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की शहादत कब हुई थी। तो अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, टिहरी रियासत के अधीन कीर्तिनगर में नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की शहादत लिख लीजिए 16 दिसंबर 1947 को। 16 दिसंबर 1947 को इन लोगों की क्या हुई थी, शहादत हुई थी, ठीक है। 16 दिसंबर 1947 को इनकी क्या हुई थी, शहादत हुई थी। कहां पर, कीर्तिनगर, यानी कीर्तिनगर आंदोलन के बारे में ये पूछ रहा है एक हिसाब से। बाकी इसके नीचे आपको उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में दिया, इतना नहीं देखना है। अगला दिया है ओलंपिक में भारत और हॉकी। तो ओलंपिक में भारत और हॉकी अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल मिला है वो किसको मिला है, किस खेल में मिला है। हॉकी में भारत, पुरुष हॉकी में स्पेशली भारत इतने समय बाद पदक लाने में कामयाब हुआ, भले ही उसको कांस्य ही क्यों ना मिला हो। महिला हॉकी ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो किस किस को मिले। तो अब क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि वनडे एग्जाम में यूके SSSC पूछेगा ये ओलंपिक वगैरह से, थोड़ा सा जो है पोस्ट पुराना टाइप का हो गया, ठीक। नेक्स्ट दिया इसने टॉपिक मातृभाषा और नई शिक्षा नीति। फिलहाल आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इसमें वनडे एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन अगर आते तो मैं ये कहता कि हाँ पढ़ लीजिए, बट फिलहाल वनडे एग्जाम की दृष्टि से आपके यूके SSSC में मुश्किल है क्वेश्चन आना, ठीक है। नेक्स्ट दिया है इसने 8वीं अनुसूची और लोक भाषाएं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं आप लोग सभी जानते हैं, जिसको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं के नाम मैंने पहले भी कराए हैं, और ये 8वीं अनुसूची में स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थी मैंने आपको बता रखा है। तो ये 8वीं अनुसूची के बारे में आप लोग चाहें तो पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कृषि कानूनों की वापसी जो 2021 में हुई थी, ये भी आपको फिलहाल आप अपने स्तर पे नहीं देखना है। अगला देखना है उत्तराखंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी। नेक्स्ट टॉपिक दिया है उत्तराखंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी। तो बेसिकली उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपना मतलब परचम लहराया था, वो एकता बिष्ट हैं, ठीक है। अल्मोड़ा से बिलोंग करती हैं एकता बिष्ट। इसके अलावा जो यहाँ पे क्रिकेट की खिलाड़ी हैं स्नेहा राणा और मानसी जोशी। तो एक ही साथ लिख लीजिए, एकता बिष्ट, स्नेहा राणा और मानसी जोशी का जो संबंध है वो किस खेल से है, वो क्रिकेट से। ये सब के सब क्रिकेट से महिला क्रिकेटर हैं। बाकी एक अल्मोड़ा से संबंधित है, दूसरा स्नेहा राणा देहरादून से संबंधित, जैसे एकता बिष्ट कहाँ से, अल्मोड़ा से, स्नेहा जो राणा है वो देहरादून से, और तीसरी जो मानसी जोशी है अपने आप में मानसी जोशी, उनका रुड़की से उनका संबंध है, ठीक है। तो बाकी इसके बारे में भी फिलहाल आपको नहीं देखना है। इसके अलावा अगला देखा है गैरसैंण कितने पास कितने दूर। तो गैरसैंण का थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व रहा है हाल फिलहाल के दिनों से भी, पहले भी ये बहुत चर्चा में रहा, और आप लोग जानते हैं कि हमेशा से गैरसैंण कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है। तो गैरसैंण के बारे में अगर आप लोग देखोगे तो पहला क्वेश्चन आपने लिखना है, गैरसैंण को राजधानी बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था। तो गैरसैंण को राजधानी बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले दिया था पेशावर कांड के नायक हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली जी ने सबसे पहले गैरसैंण को राजधानी बनाने का क्या दिया था, प्रस्ताव दिया हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है 1992 में गैरसैंण को चंद्रनगर नाम देते हुए इसे औपचारिक रूप से राजधानी घोषित करने की, यानी आप ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकते हैं वैसे ही। हालांकि अब आपका एग्जामिनर क्या सोचता है, उसको ये लगेगा कि राजनीतिक रूप से क्वेश्चन हो जा रहा, या वो तभी इसलिए वो क्वेश्चन नहीं देते हैं। जैसे आपको ये लगेगा ना, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को चंद्रनगर नाम देते हुए इसको राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। अब हमारे लिए तो चलो बढ़िया बात होगी। अब हो सकता है कि आपके एग्जामिनर को लगे कि ये राजनीतिक रूप से क्वेश्चन हो जा रहा। अब वो क्यों सोचेगा, क्योंकि गैरसैंण को परमानेंट राजधानी बनाने या शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन जो भी है राजधानी बनाने की चर्चा चलते रहती है, इसको ग्रीष्मकालीन बनाइए, इसको परमानेंट बनाइए। अब वो क्वेश्चन देगा, उसको लगेगा कि राजनीतिक रूप से क्वेश्चन हो गया, कि इस पार्टी ने किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसीलिए बचाए जाते हैं क्वेश्चन में पूछने से। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, तो आप क्वेश्चन
चाहें तो लिख सकते हैं कि 1992 में किसने चंद्रनगर नाम देते हुए गैरसैंण को राजधानी बनाने का प्रस्ताव पेश किया था या कहा था? उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा था। ठीक है, इसके अलावा एक कमेटी गठित हुई थी राज्य की राजधानी के लिए। उन दोनों कमेटी का नाम आपको याद रखना है। एक था इसके लिए कौशिक समिति, तो लिखो कौशिक समिति ने उत्तराखंड की राजधानी बनाने का जो प्रस्ताव था किसे दिया था? गैरसैंण को। जबकि जब राज्य बन गया तो उसके बाद एक और कमेटी बनी थी, वीरेंद्र दीक्षित आयोग बोलते हैं, यानी वीरेंद्र दीक्षित आयोग ने कहा था कि ना देहरादून राजधानी होनी चाहिए, जबकि कौशिक समिति ने कहा था वो कि आपकी जो राजधानी होनी चाहिए वो गैरसैंण होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौशिक समिति ने किसे राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था, तो गैरसैंण को, और वीरेंद्र दीक्षित आयोग जो था, दीक्षित आयोग ने कहा था कि अपने आप में देहरादून ही क्या होनी चाहिए? राजधानी होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए देहरादून में पहली एक, अब गैरसैंण का इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो ये परीक्षावाणी में भी मिल जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर फालतू का जबरदस्ती पढ़ाऊँ, इससे अच्छा हम आगे को बढ़ते चलें, क्योंकि इसमें देखो दिया है 3 नवंबर 2012 को पहली बार गैरसैंण में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। क्या पता कभी पूछ दे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, फिर दे रखा है इसने 2014 में गैरसैंण में टेंट में विधानसभा सत्र आयोजित करवाया गया, और उसके बाद 8 जून 2020 को। हाँ, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो गैरसैंण है उसको जो राजधानी बनाया गया, यानी गैरसैंण को राजधानी बनाने का जो राज्यपाल ने जो साइन किए थे, राजधानी कब बनी थी? वो ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो ये क्वेश्चन हमेशा से इंपॉर्टेंट है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में फिर बता देना, मैं आपका सिर्फ ये चेक करना चाहता हूँ आप कितना अपडेट रहते हैं। मैंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी किया जिस दिन से घोषित हुई, आपको कम से कम 10 बार बता दिया होगा अलग अलग क्लासेज में। आपने कितना सुना है? डेट बता देता हूँ, 8 जून के आसपास कहीं मिलेगी। ईयर आप बता देना 20 है 21 है। तो गैरसैंण को राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाई गई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर एक मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्रिटिश शासनकाल में कुमाऊं के कमिश्नर रहे लुसिंगटन के पसंदीदा स्थलों में से गैरसैंण प्रमुख था। यानी इस तरीके का क्वेश्चन हमें लगता है कि नहीं पूछेगा, लेकिन क्या पता ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा ब्रिटिश कमिश्नर गैरसैंण को बहुत पसंद करता था या अधिकांश समय गैरसैंण में बिताया करता था? लुसिंगटन। तो नोट करके लिखो, ब्रिटिश शासनकाल में कुमाऊं के कमिश्नर रहे लुसिंगटन गैरसैंण के पसंदीदा स्थलों में से एक था। ठीक है, इस तरीके से इस पॉइंट को लिख लेना। अब इसके ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि वो पढ़ते रहना। अब दिया है गैरसैंण विधानसभा सत्र, इसके बाद वो आपको नहीं पढ़ना है, वो विधानसभा सत्र या बजट है इसका वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपका 2022 का बजट आएगा, 2021 का आप नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद दिया राजनीतिक परिदृश्य, त्रिवेंद्र सिंह की विदाई, तीरथ की राजपूती, ये भी आपको नहीं पढ़ना। पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो नहीं आएंगी। हाँ, 2 दशक में 11 मुख्यमंत्री करके इसने टॉपिक दिया। यहां से आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? परसों में क्या था, ऑफिस में बैठा था, लंच टाइम चल रहा था, तो लंच टाइम पे मैंने ऐसे कंप्यूटर खोला तो मैं उत्तराखंड सरकार के बारे में जो मुख्यमंत्रियों की लिस्ट थी वो देख रहा था। उसमें मैंने एक चीज़ नोट किया, मैं ऐसे ही बैठा था सोच रहा था, मैंने कहा यार कभी ऐसा भी तो पूछ सकता है कि ऐसे नाम उठाए जो बहुत क्लोजेस्ट हों, जिनका कार्यकाल, जैसे हरीश रावत 1, रमेश पोखरियाल निशंक जी 2, इसके अलावा तीसरा जो मैं सोच रहा था वहाँ पे भुवन चंद्र खंडूरी जी 3, चौथा विजय बहुगुणा जी 4। मैंने ये 4 नाम सेलेक्ट किए। ठीक है, क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल एनडी तिवारी जी का है, सभी को पता है, भी त्रिवेंद्र रावत जी का है, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं मिड से क्वेश्चन उठाए जिस पे कंफ्यूजन होता है, जो लगातार आसपास के हैं, जैसे निशंक जी हैं और आपका ये मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी रहे, हरीश रावत जी रहे, विजय बहुगुणा जी रहे। हो सकता है कि कहीं मिड से उठा के पूछ दे कि इनमें सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा, फिर वहाँ क्या करोगे? तो मैंने ये महसूस किया कि आपको एटलीस्ट देखिए, नित्यानंद स्वामी जी जो थे अपने आप में मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल उनका 354 दिन रहा, लगभग 1 साल भी नहीं रहे। ठीक है, तो सबसे लंबा कार्यकाल एज ए सीएम चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड में रहा था, वो रहा था नारायण दत्त तिवारी जी का, 1832 दिन उनका कार्यकाल रहा। यानी डेट नहीं, मतलब वो याद नहीं करने कितने दिन रहे, सबसे लंबा कार्यकाल लिख लीजिए एनडी तिवारी जी का। उसके बाद जो सेकंड में रहा था, सेकंड जो लॉन्गेस्ट मतलब अपने आप में टाइम पीरियड था, वो था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, जो कि 1567 दिन रहे, लगभग 3.5 पौने 4 साल रहे, लगभग 4 साल मान के चलिए, 4 साल के आसपास, 4 साल से थोड़ा ऊपर, 4 साल ही मान के चलिए। ठीक है, तो 1567 दिन रहे थे कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। बाकी आपका विजय बहुगुणा जी रहे थे 690 दिन, जो मैं नाम बताऊंगा वो याद रखना। ठीक है, विजय बहुगुणा जी रहे थे 690 दिन, हरीश रावत जी रहे थे एक बार 785 दिन, उसके बाद 1 दिन और एक बार 311 दिन। यानी हरीश रावत जी के 3 टर्म हुए थे। 3 टर्म पहले रहे थे 785 दिन, फिर राष्ट्रपति शासन लग गया था
फिर उसके बाद जब जैसे राष्ट्रपति शासन लगा फिर वो अपना बहुमत पेश करने के लिए गए थे, एक दिन के लिए फिर चीफ मिनिस्टर बने, फिर बगावत होगी, फिर टूट गई, फिर उसके बाद में बने वो 311 दिन के लिए, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं टोटल एज ए चीफ मिनिस्टर इनका कार्यकाल देखोगे 785 में 311 जोड़ो 107 दिन 1085 1095 1096 दिन रहे, ठीक है। तो आपका ND तिवारी जी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद हरीश रावत जी का कार्यकाल बहुत लंबा रहा था, और साथ ही साथ उसके बाद रहे जो थे वो थे भुवन चंद खंडूरी जी जो कि 839 दिन रहे थे, कितने 839, और रमेश पोखरियाल निशंक जी जो रहे थे वो रहे थे आप में 808 दिन। तो अब आप इसको कर लोगे, ठीक है। फिर खंडूरी जी 185 दिन भी और भी रहे थे। तो टोटल मिला के आप अगर आप देखोगे लगभग सबसे लंबा कार्यकाल ND तिवारी जी का, त्रिवेंद्र रावत जी का, फिर टोटल टाइम पीरियड जोड़ोगे तो लगभग हरीश रावत जी आएंगे, फिर भुवन चंद खंडूरी जी आएंगे, फिर निशंक जी आएंगे। इस प्रकार से कुछ आपको ध्यान में रखना होगा, ये कर लोगे, बाकी इससे कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला एक इसने दिया दल बदल विरोध कानून, यानी दल बदल से संबंधित जो कानून है वो आपका GS से लिंकअप कर देगा, क्योंकि उत्तराखंड में भी दल बदल की घटनाएं होती रहती हैं। तो दल बदल कानून कब बनाया गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ये आप सब मानते हैं, राजीव गांधी जी लेके आए थे दल बदल, यानी अगर कोई दल बदलता है तो उसकी जो विधानसभा की सदस्यता या लोकसभा की सदस्यता वो निरस्त कर दी जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई राजनीतिक पार्टी, स्टार्टिंग में क्या था, अपने कुल निर्वाचित सदस्यों का, जैसे 100 लोग इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, चुने गए हैं किसी राजनीतिक दल के, उसके 1/3 सदस्य, यानी 100 का 1/3 कितना, 1/3 33 मेंबर किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जाता था। स्टार्टिंग में इसको विलय माना जाता था, ये बोला जाता था कि वो राजनीतिक पार्टी वहां विलय हो चुकी है। फिर इसमें संशोधन किया गया, तो अगला लिखना है आपको 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। उसमें यह कहा गया था कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर अपने टोटल निर्वाचित सदस्यों के, जैसे 100 लोग चुने गए उस राजनीतिक दल से, उसके 2/3 को लेके दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती तो उसको दल बदल न मान के पार्टी का विलय माना जाएगा, ठीक है। उसको दल बदल नहीं मानते। अभी महाराष्ट्र का घटनाक्रम देख रहे होंगे ना आप, इसीलिए उन पर दल बदल कानून नहीं लग रहा, क्योंकि लगभग वो 2/3 सदस्य एक साथ कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अभी दल बदल, इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान है, ठीक है, दल बदल में नहीं हो पा रहा। इसके बाद बच्चों दल बदल के बाद आगे उत्तराखंड मांगे भू कानून, ये तो पढ़ लेना एग्जाम की दृष्टि से, फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर दिया उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022, ये भी आपका हो चुका है, कुछ नहीं आना है पेपर से। उत्तराखंड का बजट दिया है 2021-22 का, ये भी नहीं आना है। मैंने आपको क्रैश कोर्स में 2022-23 का इसमें बजट आपको बता दिया मेन क्या क्या है। इसके बाद आपका बजट के बाद जो सीधा आगे देता है विधानसभा का मानसून सत्र दे रखा है, वो भी नहीं पढ़ना है आपको फिलहाल की दृष्टि, फिलहाल मतलब एग्जाम की दृष्टि से। फिर आपको सीधे इसके आगे आके यहाँ जो इसने दिया है राज्य में RBI, अब बैंक, लास्ट टॉपिक है आज का, उत्तराखंड में बैंकिंग व्यवस्था, 2-3 मिनट का है। बैंकिंग व्यवस्था में देखना है, ये UKPSC ने यहाँ से क्वेश्चन उठाए थे, UKPSC ने करंट का क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखना है उत्तराखंड में, पहला क्वेश्चन लिखना है आपको, उत्तराखंड में कितने बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी है, लीडर बैंक जो लीड करेगा उस जिले में। 3 बैंक यहाँ लीड बैंक हैं, ठीक है। एक है बच्चों SBI, जो कि कितने जिलों में, उत्तराखंड के 9 जनपदों में, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 9 जनपदों का लीड बैंक बनाया गया है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे PNB को बनाया गया है एक अपने आप में, कहा पंजाब नेशनल बैंक को देहरादून और हरिद्वार में लीड बैंक का दर्जा दिया गया है, और तीसरे में दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा को, जो कि नैनीताल एवं उधमसिंह नगर में उसको कार्य आवंटित करेंगे। तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये रखना है, उत्तराखंड में कितने बैंकों को लीड बैंक का दर्जा है, लीड बैंक है तो 3 बैंक, कौन कौन से पूछेगा, तो SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा। SBI को कितने जिलों में लीड बैंक का काम दिया गया है, 9 जिलों में। PNB को कितने में दिया है, 2 जिलों में, कौन कौन से, देहरादून, हरिद्वार, और बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया नैनीताल और उधमसिंह नगर। इसके अलावा सब SBI के पास है, ठीक है। अब टोटल शाखाएं देखनी है उत्तराखंड में, याद रखना है जो 2019 तक कुल 286 शाखाओं का नेटवर्क था किसका, ग्रामीण बैंकों का। इसके अलावा सहकारी बैंकों का 271 शाखाओं का जनपदी तथा 15 शाखाओं का राज्य स्तरीय, अर्थात कुल 289 शाखाएं। यानी ये शाखाएं वाला क्वेश्चन तो अब नहीं आएगा क्योंकि 2019 का हो चुका है, इतना नहीं आना है। और अंतिम क्वेश्चन लिखो, राज्य में RBI की प्रथम बैठक कब हुई थी, 5 मई 2006 को, यानी 5 मई 2006 को मसूरी में प्रथम बार हुई RBI बोर्ड की बैठक, राज्य के वित्तीय क्षेत्र के मील का पत्थर। तो लिखो उत्तराखंड राज्य में पहली बार RBI की बैठक कब हुई थी, 5 मई 2006 को, ठीक है। मसूरी में हुई थी 5 मई 2006 को, और 30 जून 2006 को देहरादून में RBI का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हुआ था। तो लिखो देहरादून में RBI का क्षेत्रीय कार्यालय कब स्थापित हुआ था, 30 जून 2006 को, ठीक है। ये था आपका पहले दिन का, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसको जल्द से जल्दी खत्म कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखना, थैंक यू।